ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। बजट आ चुका है, आखिर किसके लिए हुआ है फायदेमंद ये बजट, इस पर डालेंगे नजर कि आखिर इस बजट में क्या कुछ निकल कर आया है। नई घोषणाएं हो चुकी है टैक्सेशन के संबंध में, बहुत सा ऐसा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। निरंजन जी, प्रणब दा ने जो बजट का पिटारा अपना खोला है, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी लगभग वैसा ही हुआ है, आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं। बिल्कुल। मैं तो कहूंगा खासकर समय मुंबई ने जितनी बातें रखी थी कि क्या संभाव्य फैसले हो सकते हैं और उसके क्या क्या असर होंगे, वो बिल्कुल वैसे हमको देखने को मिल रहा है। एक तरफ उन्होंने लोगों को राहत देने की कोशिश की है, दूसरी तरफ उन्होंने स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसमें मेंटेन करने की कोशिश की है। खासकर मैं कहूंगा कि पीडीएस के मामले में उन्होंने जो कहा कि लीकेजेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह से जो सब्सिडी हम फार्मर्स को या इन लोगों आम लोगों को जो देना चाहते थे वो उन तक नहीं पहुंचती है। एक सीधी सी बात है, कल भी ये बात हुई थी कि डीजल सब्सिडाइज इसलिए किया गया है कि ताकि डीजल का फायदा किसान को अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए और ऑयल पंप्स चलाने के लिए हो सके, लेकिन डीजल का फायदा फिल्म स्टार्स भी उठाते हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है सब्सिडाइज डीजल देने की, लेकिन उनको भी वो फायदा मिलता है। अब उन्होंने ये कहा है कि फ्यूल और फर्टिलाइजर की सब्सिडी हम डायरेक्टली कैश सब्सिडी बेनिफिशियरी को देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं कहूंगा दूसरी बात, 10 लाख यूआईडी कार्ड अक्टूबर से वो रोज 10 लाख कार्ड देने वाले हैं। इसका मतलब सीधा ये भी है कि यूआईडी कार्ड के जरिए अगले साल में राशन तक का सब्सिडी ये यूआईडी कार्ड के जरिए लोगों को मिलेगा। इसका बहुत फायदा भारत के सारे ही नागरिकों को, मतलब केवल बीपीएल फैमिलीज को ही नहीं, एपीएल फैमिलीज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, यानी सीधे फायदा है। पीडीएस की बात जो हम कर रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कितना बड़ा लीकेज है इसमें, क्योंकि जो सब्सिडी दी जा रही है वो बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन ये सीधे तौर पर उस आवाम तक नहीं पहुंच रही थी जिसके लिए ये सब्सिडी दी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात सिर्फ उन ऊर्जा के क्षेत्रों की सब्सिडी की बात करें जो ऑयल्स में दी जाती है, वो माफिया लोग 40% अपना फायदा इसमें उठा रहे थे, जबकि वो जनता तक पहुंचना था। राशन की अगर हम बात करते हैं तो वो राशन जनता तक पहुंच ही नहीं रहा था, वो ब्लैक मार्केट में 52% तक के लगभग चला जाता था, और ये एक सबसे अहम बात होती थी। और बुनकरों के लिए सीधे सीधे यहां पर एक नई घोषणा सामने निकल कर आ रही है, और ये लगभग 3000 करोड़ रुपए का पैकेज है जो बुनकरों के लिए निकल कर आ रहा है। यानी उस तबके के बारे में इस बजट में साफ तौर पर सोचा गया है जो हिंदुस्तान की बड़ी आवाम मानी जाती है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। यहां 25 लाख रुपए के होम लोन पर 1% का ब्याज दर कम कर दिया गया है। यानी अब उन लोगों के बारे में भी सोचा गया है इस बजट में जिनकी आय कम है। घर खरीदने वालों को सीधे तौर पर इससे अब कुछ हद तक की राहत मिलती नजर आएगी, और उन लोगों के लिए सीधे तौर पर यह राहत है जिनका बजट कम है, और 25 लाख रुपए तक का ये राहत की खबर मानी जा सकती है। 15 लाख रुपए के होम लोन पर 1% के छूट की बात यहां पर कही गई है, और ये एक अहम मसला है। होम लोन की बात लगातार समय मुंबई पर भी हम इसी तरह से चर्चा कर रहे थे कि किस वर्ग को फोकस किया जाएगा इस बजट में, और लगता है कि वही वर्ग था जिसके बारे में सोचा गया था। बिल्कुल सही बात है, और सही वर्ग को इसका लाभ पहुंचने वाला है। अब तक जो हो रहा था कि सभी को इसका लाभ हो रहा था, जैसे हम फ्यूल की बात कर रहे थे तो उसमें ट्रैक्टर के लिए वो सब्सिडी देनी थी, ऑयल पंप्स के लिए वो सब्सिडी देनी थी। पूरे हिंदुस्तान में संख्या कितनी है ट्रैक्टर्स की, तो कुछ 20-21 लाख के आसपास ट्रैक्टर्स पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन डीजल पर चलने वाली कारें कितनी है, वो करोड़ों में है। और ऐसी स्थिति में कार यूज करने वाले आदमी को फ्यूल के सब्सिडी का लाभ मिलता था, अब जाकर वो सही आदमी को मिलेगा जिसको इसकी सही जरूरत है। होम लोन्स के बारे में भी वही है। आज जो सारे दाम बढ़ गए हैं, घरों के दाम बढ़ गए हैं, मुंबई जैसे, पूना जैसे या बड़े शहरों में भी इन दामों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 15 लाख तक का लिमिट था, 15 लाख तक के लिमिट के आगे वो लोन नहीं ले सकता था, वो 25 लाख कर दिया गया है। 15 लाख तक के लोन को 1% रिबेट भी दे दिया है, तो उसको वो भी बेनिफिट उस कंज्यूमर को मिलेगा। और अब जब 25 लाख तक लोन वो ले पाएगा, बैंक उसको दे सकेगी, तो इसका मतलब सब डिमांड बढ़ेगी, तो घरों के दाम भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये भी आगे चलकर हो सकता है। बिल्कुल, और ये एक अहम बात भी है।
फूड सिक्योरिटी बिल की भी बात यहां पर कही गई है, इसी सत्र में लाने की बात कही गई है और ये बहुत दिनों से इसकी उम्मीद जताई जा रही थी। किस तरह से एक सीधा फायदा इसको आवाम को मिल पाएगा? ये देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल जो है, अन्न सुरक्षा का कानून, वो केंद्र सरकार तो बनाएगी, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ये राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो कहा कि राज्य सरकारों से हमारी बातचीत हो रही थी 1 साल, अब बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सारे मसले जो ऑब्जेक्शंस थे वो सारे सुलझाए दिए गए हैं और इसी सत्र में वो बिल भी आएगा। अब इसकी वजह भी ये थी कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग किस्म का अनाज खाया जाता है और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कुछ घोषणा कर देते हैं। वो कह देते हैं कि 1 रुपए से हम चावल सबको देंगे या 2 रुपए से सभी को चावल दे देंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली वो सरकार को उसका भार झेलना पड़ता है। और अब जाकर ये अन्न सुरक्षा कायदा जब बनेगा तो वो एक पूरे देश में एक सेम पैटर्न होगा, इक्वल पैटर्न होगा। अभी ये डिफरेंशियल सिस्टम जो था वो नहीं होगा। जो महाराष्ट्र की हम हर बार कहते थे कि महाराष्ट्र के 88% बीपीएल फैमिलीज ये कोर्स सीरियल्स खाते हैं, ज्वार होगी, बाजरी होगी या नागली होगी, लेकिन महाराष्ट्र के राशनिंग में वो मिलता ही नहीं था। महाराष्ट्र के राशनिंग में गेहूं और चावल मिलता था, जो वो 88% बीपीएल फैमिलीज खाते ही नहीं थे। तो अब जाकर ये होगा कि कैश सब्सिडी उस गरीब को मिलने के बाद वो अपने पास मिली हुई कैश सब्सिडी के जरिए उसको जो चाहे तो उसके पसंद का, उसकी क्वालिटी का और उसको जब चाहे तब वो खरीद सकेगा। बिल्कुल। पीडीएस में आज जो राशन दुकानों की सिस्टम पूरी बनी हुई थी, उसमें यह था कि वो दुकानदार पर पूरी तरह से निर्भर था और सरकारी व्यवस्था पर निर्भर था, वितरण व्यवस्था पर निर्भर था। उसने दुकान खोली तो खोली, दुकानदार अगर कहा कि कुछ सप्लाई आया ही नहीं है तो उसको वापस जाना पड़ता था। अब ये नहीं होगा। महीने के अंत में 25 या 26 तारीख को अनाज आता था जब उसके पास पैसे नहीं रहते थे, और पहले दूसरे तारीख तक जब उसके पास पैसे आते थे तो वो दुकान में माल नहीं, राशन ही खत्म हो जाया करता था। अब कैश सब्सिडी मिलने के बाद जब उसके पास पैसे आएंगे तब वो जाके खरीद सकेगा। यानी सीधे सीधे आम जनता को इस सब्सिडी का फायदा मिल सके, इस पर गौर किया गया है, इसके रास्ते ढूंढे गए हैं। और किस तरीके से अब इस पूरे बजट को देख रहा है वो वर्ग जो नजरें गड़ाए बैठा था इस बजट पर। वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में यहां पर जितने स्टूडेंट्स हैं ये बेहद गंभीरता से इसे देखते हैं। यहां हमारे सहयोगी अमित राय मौजूद हैं इन स्टूडेंट्स के साथ में, जो बजट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। अमित, अगर इस बजट की समीक्षा की बात करें, ये स्टूडेंट्स जो देश का भविष्य कहलाते हैं, किस तरीके से ये इस पूरे बजट को देख रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? बिल्कुल प्रशांत जी, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार इन्होंने भी पूरा बजट देखा है, अभी भी बजट खत्म हुआ, आखिर इनकी क्या राय होती है? आप बताइए, आपने पूरा बजट देखा हुआ है। कृषि में उन्होंने कहा कि देश का बहुत विकास हो रहा है, किसानों को उन्होंने 4.75 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देने की बात कही है और कहा है कि जो लोग समय पे कर्जा चुका देंगे उसे 3% सब्सिडी दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये बात तो सही है, लेकिन कृषि का जिस तरह से विकास होता है, ये तो ये है कि उनको तय है कि जैसे जैसे उनको पैसे मिलेंगे वैसे ही वो लोग अपना जो कर्जा है वो चुका सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने 3% की जो सब्सिडी दी है कृषि क्षेत्र में, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के लोग जो है वो उसका फायदा उठा सके। ये देखने वाली बात है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। देखेंगे ये कि क्या कुछ मिला है आम जनता को प्रणब दा के इस बजट से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।